फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है सृजनात्मक साहित्य। ये चैप्टर आपके यूनिट 2 का आप कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी यूनिट 3 का आपका फर्स्ट चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे सारे नंबर से तो चैप्टर नंबर 8 है, ऐसे ये यूनिट 3 का फर्स्ट वन है। अब बात करें आपका चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो सृजनात्मक साहित्य से रिलेटेड है। इसमें आपको सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा और ये साहित्य क्या होते हैं इनके बारे में भी। तो हम इनको इस प्रकार पढ़ेंगे कि पहले हम सृजनात्मक के बारे में देखेंगे, फिर हम साहित्य के बारे में भी देखेंगे। इनके अनुवाद करते समय कौन कौन सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इसके बारे में, और कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा जो कि सृजनात्मक साहित्य के हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करें सृजनात्मक साहित्य की। सृजनात्मक अभिरुचि व्यक्ति में जन्म से होती है। मतलब आप कह सकते हैं सृजनात्मक जो शब्द है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जो सृजनात्मक या फिर आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी व्यक्ति में जन्म से ही होती है। कई व्यक्तियों में क्रिएटिविटी जन्म से ही होती है। ठीक है, वो जब अपने काम करने के उम्र पे आते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी हाई होता है बाकियों के मुकाबले। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मक बीज प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब प्रकृति से ही प्रत्येक व्यक्ति को क्रिएटिविटी मिलती है। यह बात अलग है कि कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक होती है तथा कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता की मात्रा कम होती है। तो कुछ व्यक्तियों में आप देख सकते हैं जिनका क्रिएटिविटी लेवल हाई होता है, वो राइटिंग हो या फिर कोई चीज़ करना हो, कलाकारी करना हो, इस प्रकार से उनकी जो सृजनात्मकता है वो काफ़ी हाई है, और कुछ व्यक्तियों में ये चीज़ कम होती है। वैसे अगर व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करे तो वह सृजनात्मकता साहित्य के क्षेत्र में भी गति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि सृजनात्मकता साहित्य के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा जो आप कह सकते हैं उसमें गति प्राप्त कर सकता है और काफ़ी अच्छी खासी सीख सकता है। सृजनात्मकता का अर्थ अंग्रेजी में क्रिएटिविटी शब्द के लिए हिंदी में सृजनात्मकता शब्द प्रयुक्त है। सृजनात्मकता के लिए समानार्थी शब्दों के रूप में हिंदी में आप कह सकते हैं सृजनात्मकता के जैसे आप कह सकते हैं समान रूपी जो शब्द हैं उसके लिए हम रचनात्मक यूज़ करते हैं। रचनाशीलता, निर्माणशीलता, क्रियात्मक आदि शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। हिंदी में आप देखेंगे साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य और चंपू। अब बात करें सृजनात्मक साहित्य की, तो सृजनात्मक साहित्य ऐसे होते हैं जो कि किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से मनगढ़ंत भी हो सकते हैं, या फिर अगर उसने नेचर में कुछ ऐसा देखा है और उसके बारे में अगर उसने कोई साहित्य लिखा है तो वो सृजनात्मक साहित्य कहलाता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इस विषय पर विवाद है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो आज भी इस विषय पर आप कह सकते हैं कि विवाद करते हैं कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है। लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार मानते हैं कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य माना गया है। तो हिंदी का जो पहला प्रमाणिक गद्य है वो माना गया है। गद्य और पद्य की मिश्रित साहित्य को चंपू कहा जाता है। ठीक है, तो गद्य और पद्य को मिला के जो साहित्य पूरी तरह से लिखे जाते हैं उनको चंपू साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। गद्य, पद्य और चंपू काव्य गद्य सहित के भेद। हाँ, तो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। काव्य गद्य साहित्यों के भेद: नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टर्ज, फैंटेसी, लघु कथा फीचर, स्तंभोलेख, संपादीय और ललित लेख इत्यादि इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो गद्य हैं, गद्य के क्षेत्र में कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें नाटक आते हैं, एकांकी आती हैं, कोई व्यक्ति के द्वारा बनाई गई कहानी आती है, उपन्यास आते हैं, संस्मरण, किसी व्यक्ति ने पुराने समय में या फिर अपने समय में कोई चीज़ देखी उसको संस्मरण किया, याद किया और उसके बाद कुछ लिखा, रेखा चित्र, जीवनी, किसी व्यक्ति की जीवनी आ सकती है,
उसकी आत्मकथा, डायरी, यात्रा वृत्तांत। यात्रा, जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है और यात्रा करते समय अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करता है तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। रिपोर्टर्च, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आप कह सकते हैं फैंटेसी आ जाती है, उस व्यक्ति की कोई फैंटेसी है, उसने उसको शब्दों के रूप में उतारा। लघु कथा, कथांश, फीचर, स्तंभलेख, संपादकीय, ललित निबंध आदि किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं गद्य के क्षेत्र में। ठीक है। पद्य में, पद्य के साहित्यों के अंतर्गत आती हैं कविताएं, दोहे, गीत, गजल, जो कि वीर रस, भक्ति रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस आदि रसों से विभाजित किए जा सकते हैं कि प्रधानता होती है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि गद्य में नाटक और बाकी चीज़ें आ जाती हैं और पद्य के क्षेत्र में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सृजनात्मकता का अर्थ, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो इसको देखें कि इसकी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा सृजनात्मकता, जिसको क्रिएटिविटी भी कहते हैं, क्रिएटिव को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने जो क्रिएटिविटी है उसको परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मकता को कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहले आते हैं डीहन तथा हैविगॉट्स की अनुसार, सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वंचित वस्तु के उत्पादन की और प्रवृत्ति करे। तो इनके द्वारा क्या बताया गया कि जो सृजनात्मकता है, मतलब जो क्रिएटिविटी है, वो एक विशेषता है किसी व्यक्ति की। ठीक है। या फिर वो एक विशेषता है जो किसी नवीन या वंचित, मतलब न्यू या फिर वंचित, उससे लोग मिल नहीं पाए या फिर उसको लोगों ने जाना नहीं, वंचित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करती है। तो इससे क्या आप समझ सकते हैं कि सिंपली कोई व्यक्ति जो कि क्रिएटिव है, कुछ नया करता है, तो जब तक वो उस चीज़ को करके लोगों को दिखा नहीं देगा तब तक वो चीज़ उन लोगों के लिए क्या होगी? वंचित होगी, मतलब वो उस वस्तु से वंचित होंगे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है। ठीक है। पूरे समाज के लिए जो वस्तु का निर्माण किया गया वो नई हो सकती है, अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया। उस व्यक्ति के लिए भी ये एकदम नई हो सकती है जिसने उसे बनाया है। ड्रेवेल के शब्दों में सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत किया जाए। तो ड्रेवेल कहते हैं कि जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो क्या है? एक मानवीय योग्यता, किसी व्यक्ति या किसी मानव की योग्यता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? जिसके द्वारा किसी नवीन रचना, जिसके द्वारा एक नई रचना की जाती है। विचार हो सकता है, ठीक है, रचना की जा सकती है या फिर विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणाम, किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होते हैं एक प्रकार से, उसके आप कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ काम जो उसका परिणाम है, परिणाम को क्या अभिव्यक्त करना, लोगों के सामने प्रदर्शित करना, क्या है? मानसिक एक प्रक्रिया है। तो सृजनात्मकता क्या है? एक व्यक्ति की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो किसी चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर सकता है। कोल और ब्रुश के शब्दों में, तो इसमें से आप कोई सी भी एक से दो आप कह सकते हैं परिभाषा याद करिए। एक याद करेंगे, अगर आप आंसर में अपनी एक परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है और आप एक परिभाषा लिख के आते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे खासे आ जाएंगे। कोल और ब्रुश के शब्दों में सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समय व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। तो सृजनात्मकता क्या है? मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क, जो व्यक्ति का दिमाग है, को समय व्यक्त करना, मतलब उस व्यक्ति के पास जो समय है उस समय में वो कुछ क्रिएटिविटी चीज़ कर रहा है तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। मतलब एक व्यक्ति ने अपने समय में कुछ काम किया और लोगों के द्वारा उस काम के लिए उसे क्या मिली? सराहना मिली। सृजनात्मक लेख के क्षेत्र, अब बात करें सृजनात्मक लेख के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। तो सृजनात्मक, मैंने आपको ऊपर ही बताया, सृजनात्मक साहित्य ऐसे साहित्य होते हैं जो किसी व्यक्ति के क्रिएटिविटी के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है। जिसमें व्यक्ति के आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कोई चीज़ महसूस करी, कोई चीज़ देखी, उसके बाद उसने वो साहित्य लिखा। उस साहित्य में वो कहानी भी लिख सकता है, कविता भी लिख सकता है, कोई नाटक भी लिख सकता है। ठीक है। ये एक प्रकार से वास्तविकता नहीं होती। ठीक है। ये चीज़ें वास्तविकता के क्षेत्र में नहीं आती। सृजनात्मक का लेखन के क्षेत्र, संचित ज्ञान राशि का लिखित साहित्य को साहित्य कहा जाता है। ठीक है। तो संचित ज्ञान राशि मतलब लिखावट के द्वारा जब कोई काफ़ी सारा ज्ञान एक जगह किया जाता है तो उसको हम साहित्य के रूप में देखते हैं, जिसमें
संसार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया की शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। हमारी कोई व्यक्ति जो कि साहित्य लिख रहा है उसकी मानसिक प्रतिक्रिया उस साहित्य के द्वारा लोगों को दिखाई जा रही है। इस मानसिक प्रतिक्रिया का संबंध भावों, विचारों और संकल्पों से है। तो जो व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया है उसका संबंध किस प्रकार से, उस व्यक्ति का क्या भाव है, वो क्या विचार रखता है, उसके क्या संकल्प है, उसने क्या डिसीजंस लिए हैं, इस प्रकार की चीज़ों से वो उसका जो साहित्य है वो बताता है। ये भाव विचार हमारे किसी न किसी प्रकार के हितों को साधना करते हैं, इसीलिए ये संरक्षणीय होते हैं। तो जो हमारे भाव विचार हैं वो हमारे हित में होते हैं, ठीक है, एक किसी न किसी प्रकार से हमारे हित को साधते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान डी क्वींस इस संचित धनराशि के कोष को दो भागों में बांटते हैं। तो डी क्वींस है वो क्या कहते हैं, आप कह सकते हो जो संचित धनराशि है, ज्ञान राशि जो है, मतलब ज्ञान आप कह सकते हो बहुत सारा ज्ञान है, उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला आता है लिटरेचर ऑफ पावर, आनंद का साहित्य, और लिटरेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञानात्मक साहित्य। तो ये जो आप कह सकते हैं साहित्य, इसको दो पार्ट्स में बांटने। पहले लिटरेचर ऑफ पावर, जिसमें सिर्फ आनंद के लिए जो चीज़ें आती हैं, कहानी हो गई, नाटक हो गए, इस प्रकार की चीज़ें। लिटरेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञानात्मक साहित्य, ऐसे साहित्य जो किसी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब इनको देखें, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध एवं काव्य आदि सृजनात्मक साहित्य हैं। तो सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध तथा काव्य आदि सृजनात्मक साहित्य है। इस साहित्य को आनंदमय साहित्य में समाविष्ट किया जाता है। मतलब ये साहित्य जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये केवल व्यक्ति अपने आनंद के लिए पढ़ता है, देखता है। दूसरी ओर राजनीतिक, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भौतिक जीव विज्ञान, गणित आदि सह्युत्तर विषय ज्ञानात्मक साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें स्थूल रूप से विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो दूसरी ओर आप क्या कह सकते हैं, ऐसी साहित्य जो कि किसी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं वो ज्ञानात्मक साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, और इनको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, विज्ञान की भी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सृजनात्मक साहित्य में आती हैं कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध और काव्य। किसी व्यक्ति ने कोई कहानी सोची अपने मन से, वो कहानी लिख दी, कोई नाटक बना दिया, कोई निबंध लिख दिया, ठीक है, कोई कविता लिख दी, कोई उपन्यास लिख दिया, अगर उसे कुछ अच्छा लगा समाज के बारे में या फिर प्रकृति से रिलेटेड उसने कोई उपन्यास उसके ऊपर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, साहित्य सृजनात्मक साहित्य हो गए। सूचना और ज्ञान प्रदान करने एवं उनमें अभिवृद्ध करना ज्ञानात्मक साहित्य का उद्देश्य होता है। तो ज्ञानात्मक साहित्य का उद्देश्य क्या है, सूचना और ज्ञान लोगों को प्रदान करना और उसमें वृद्धि करना, जबकि सृजनात्मक साहित्य में ज्ञान और सूचना के स्थान पर भाव, विचारों, संवेदनाओं, दृष्टिकोण और प्रस्तुति संरचना अंतर्निहित होती है। तो सृजनात्मक साहित्य में क्या देखने को मिलता है, जो ज्ञान और सूचना है ना, ये दो चीज़ें हैं, ये किसके द्वारा दी जाएंगी लोगों को, उसमें जो आप उपन्यास पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं, उसमें जो संवेदनाएं लोगों की दिखाई गई है, उसमें कवि का क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, ये सब चीज़ें सृजनात्मक साहित्य में ज्ञान और सूचना के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा सृजनात्मक साहित्य में ज्ञान की अभिव्यक्ति संवेदनाओं के रूप में होती है। इस अंतर को भाषा एवं भाषा शैली के स्तर पर भी देखा जा सकता है। तो सृजनात्मक साहित्य में अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान देना है तो वो देंगे हम संवेदनात्मक रूप से, मतलब संवेदनाओं के द्वारा हम व्यक्ति को ज्ञान देंगे अगर हमें देना है तो। संज्ञानात्मक साहित्य में आनंद और रसानुभूति, मतलब रसों की जो अनुभूति है, संज्ञानात्मक साहित्य में आनंद और रसों की जो अनुभूति है के लिए क्या यूज़ किया जाता है, शैली, सौंदर्य एवं शब्द चमत्कारियों का अपना महत्व है। अब अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, आपने कोई कविता पढ़ी, अगर आपने उस कविता को बहुत अच्छे से समझा है, राइटर ने जो चीज़ बताई है अगर आपने वो चीज़ अच्छे से समझी है, ठीक है, तो आप एक क्या होगा, एक प्रकार से आप उस कविता से जुड़ गए हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें शैली, सौंदर्य और चमत्कारी शब्दों का उस कविता में अपना महत्व है। कोई शब्द ऐसा हो गया जिसको पढ़ते ही आपको क्या, उस शब्द से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जो भी महसूस कर रहा है कवि, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो क्या है, एक प्रकार से चमत्कारी शब्दों का अपना ही विशेष महत्व है। जबकि ज्ञानात्मक साहित्य में सरलता महत्व रखती है। जो ऐसे साहित्य जो कि ज्ञान प्रदान करते हैं उसमें केवल सरल चीज़ें होंगी, उसमें आप उसको सिंपली पढ़ेंगे, समझ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु सृजनात्मक साहित्य को आपको अच्छे से समझना होगा, उनके अंदर की जो बात है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। साहित्य अध्ययन में अनुवादों की आवश्यकता, अनुवाद की क्यों आवश्यकता है, अगर हमें साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में देखें। साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व आज व्यापक हो गया। वर्तमान में आप देख सकते हैं
पूरे विश्व के अलग अलग देशों में बहुत सारे साहित्य हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में जानने के लिए अनुवाद की आवश्यकता हो गई है। साहित्य यदि जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्यों के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश या विश्व की चिंतनाधार एवं सांस्कृतिक की जानकारी मिलती है। अब इसमें क्या बताएगा कि अगर कोई साहित्य क्या करता है, जीवन और समाज को यथार्थ प्रस्तुत करता है। अगर कोई साहित्य लिखा गया और वो उस समाज को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं उनमें लिखे गए साहित्य के सामूहिक अध्ययन, उसको हम सामूहिक रूप से अध्ययन कर सके तो हम क्या कर सकते हैं, किसी देश, समाज या विश्व की चिंतन धारा एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी देश के साहित्यों के द्वारा उस देश की संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें विश्व की सारी भाषाएं आती हैं, इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। अनुवाद का महत्व निम्नलिखित आप कह सकते हैं साहित्यों के अध्ययन में सहायक है। आप भारतीय साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो आपको अनुवाद की आवश्यकता होगी, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो, और तुलनात्मक साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो आपको अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़े। भारतीय साहित्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न साहित्यिक, संस्कृति एवं राजनीतिक आंदोलनों में हिंदी एवं हिंदीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वर प्राय एक जैसा रहा है। तो क्या होगा कि अगर आप भारत के जो साहित्य हैं पुराने उनको पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक और राजनीतिक जो आंदोलन हुए थे उसमें हिंदी और हिंदीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वयं प्राय एक जैसा, मतलब जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं उनका जो स्वर है वो एक जैसा ही आपको देखने को मिलता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन तथा नक्सलवाड़ी आंदोलन को प्राय सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यों में अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार का जो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन था उसके भी साहित्य आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड भी साहित्य को लिखा गया है, वो भी पढ़ने को। नक्सलवाड़ी जो आंदोलन हुए हैं आप कह सकते हैं अतीत में, उनसे रिलेटेड भी आपको क्या मिलेंगे, भारतीय भाषाओं के साहित्यों में उनकी अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुनिया के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्यों में ज्ञान का विपुल भंडार छिपा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्य हैं उनका अनुवाद करने के बाद जब लोगों ने उन्हें पढ़ा तो लोगों को एक बात समझ में आई कि दुनिया की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनमें जो साहित्य लिखे गए हैं उसमें इतना सारा ज्ञान उपलब्ध है कि अगर लोग पढ़ने बैठे तो लोगों की एक प्रकार से आप कहते हो कमी हो सकती है। इतना भंडार उन चीज़ों में उपलब्ध है, विपुल भंडार छिपा हुआ है विश्व की अलग अलग भाषाओं में लिखे गए साहित्यों में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यों का अनुवाद तो भारत में सूफियों के दार्शनिक सिद्धांतों के प्रचलन के साथ ही शुरू हो गया था। तो जो व्यक्ति सूफी थे उन्होंने जो दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करे थे लोगों के सामने, उनका ही जब अनुवाद किया गया तभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब भारत में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यों का अनुवाद का काल तभी से चालू हो गया था जब सूफी लोगों ने अपने दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करे। किंतु इसे व्यवस्थित स्वरूप आधुनिक युग में ही प्राप्त हुआ। मतलब आप कह सकते हैं व्यवस्था से ये जो काम है, अनुवाद का जो ट्रांसलेशन का काम है, ये व्यवस्था से कब शुरू हुआ, आधुनिक युग के अंतर्गत। शेक्सपियर, D.H. लॉरेंस, मोपासो तथा सरार्थ जैसे चिंतकों के रचनाओं के अनुवाद से भारतीय जनमानस को साक्षरता हुई एवं कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर और एवं प्रेमचंद की रचनाओं से विश्व प्रभावित हुआ। तो आपने देखा होगा शेक्सपियर का नाम सुना होगा, D.H. लॉरेंस, मोपासो, ये कुछ बड़े बड़े आप कह सकते हैं रचनाकार हैं जिन्होंने रचनाएं करी हैं, ये किताबें लिखी हैं, ठीक है, जिसमें उपन्यास आपको देखने को मिल जाएंगे, पोइट्री जो कविताएं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या हुआ, इनके द्वारा लिखे गए जो आप कह सकते हैं साहित्य हैं उनकी अनुवाद से भारत में जो लोग हैं उनको साक्षरता, उनको एजुकेशन प्राप्त हुई काफ़ी अच्छे से। एवं कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद्र की जो रचनाएँ हैं, जो उनके उपन्यास हैं, ठीक है, उन उपन्यासों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। दुनिया के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। तो दुनिया में जो विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनके अनुवाद के द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को, तुलनात्मक साहित्य एक क्षेत्र है उसके अध्ययन में हम लोगों को सहायता मिलती है। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का और ग्रीको, निराला एवं इलियट तथा राजकमल चौधरी एवं
मोपास के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद का फलस्वरूप ही संभव हो सका। मतलब दो रचनाकारों के जो आप कह सकते हैं उनके साहित्य हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन करना, मतलब तुलना करके अध्ययन करने का जो प्रोसेस है वो अनुवाद के द्वारा ही हो पाया। अब सपोज करिए कि आपके पास दो हैं, एक जर्मन भाषा में लिखा हुआ साहित्य है, एक हिंदी भाषा में। अगर आपको जर्मन भाषा नहीं आती है तो आप उस जर्मनी भाषा के साहित्य को किस प्रकार समझ पाएंगे और किस प्रकार उसकी तुलना हमारे हिंदी साहित्यों से कर पाएंगे। तो ये एक मेन चीज़ था कि अनुवाद के द्वारा ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाए दो अलग अलग भाषाओं के साहित्यों का।